दोस्तों, आज हम जो एमएसएमई सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म को देखेंगे जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं। कृपया कुछ समय लगा करके इसको ज़रूर देखें अगर आप एमएसएमई सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। आइए देखते हैं। Some important topics for certificate course on exam on MSME. फर्स्ट, 4 फेसेस ऑफ क्लस्टर। इसमें क्लस्टर जो होता है, क्लस्टर के 4 फेसेस होते हैं: इनिशियल, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड एक्सटेंशन। एमएसएमई के कितने क्लस्टर, मतलब जो एमएसएमई में जो इसमें क्लस्टर होते हैं वो कितने क्लस्टर होते हैं? 4 क्लस्टर होते हैं। इनिशियल यानी जब शुरुआती दौर होता है, ग्रोथ जब वो ग्रोथ कर रहा होता है, मैच्योरिटी जब वो पीक लेवल पे पहुंच जाता है, एंड एक्सटेंशन यानी जब वो मैच्योरिटी से डाउनवर्ड में चला जाता है। BASME की फुल फॉर्म इस वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। वर्ल्ड एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1980 में। WASME का मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। WA वर्ल्ड एसोसिएशन, SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। IDEMI का मतलब, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। I फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ, D फॉर डिजाइन, E फॉर इलेक्ट्रिकल, M फॉर मेजरिंग, I फॉर इंस्ट्रूमेंट। यानी IDEMI की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 यानी 1969 में। एसोचैम आप लोग जानते हो कि एसोचैम की फुल फॉर्म क्या होती है। हालांकि हम जान लेते हैं कि एसोचैम की स्थापना कब हुई थी। एसोचैम इस्टेब्लिश इन 1920। एसोचैम की स्थापना कब हुई? 1920 में, यानी 1920 में इसको स्थापित किया गया था। एसोचैम की अगर फुल फॉर्म की बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएशन यानी एसोचैम, एसो से हो जाएगा एसोसिएटेड, चैम से हो जाएगा चैम्बर, यानी एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। CWEI की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। CWEI की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम ऑफ वुमेन एंटरप्राइज ऑफ इंडिया। कंसोर्टियम ऑफ वुमेन एंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया, ठीक है। 1996 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आइए देखते हैं FIWE फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। फेडरेशन, F का मतलब क्या हुआ? फेडरेशन, I फॉर इंडियन, फेडरेशन ऑफ इंडियन, WE वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी FIW की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। कब स्थापना हुई थी? 1993 में। FIW की फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स,
यानी FI से फेडरेशन हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, इंडियन हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। स्थापना कब हुई थी? 1993 में। EDII स्टेब्लिश इन 1983। EDII की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। EDII की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंस्टीट्यूट, अगेन I फॉर इंडिया, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। UNIDO इस्टेब्लिश इन 1966। यूनिडो की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक है। यूनिडो का फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखी हुई, उस पर ध्यान ना दें कृपया। यूनिडो की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। FIMSME, F मीन्स फेडरेशन, I मीन्स इंडियन, फेडरेशन ऑफ इंडियन। अगर FIWE का मतलब क्या हो जाएगा? FI का मतलब फेडरेशन, I फॉर इंडियन, फेडरेशन ऑफ इंडियन। अब अगर WE है तो हो जाएगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अगर यहाँ पर MSME है तो समझी जाओ क्या हो जाएगा? F का मतलब फेडरेशन हो जाएगा, I का मतलब इंडियन हो जाएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। NSI इस्टेब्लिश इन 1955, 1955 में। NSIC की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, जो क्या करती है? MSME के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। NSIC इस्टेब्लिश इन 1955। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुई थी? 1955 में। सिडो का मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई थी? 1950 में। सिडो इस्टेब्लिश इन 1950, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। NCP की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। CDP की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1990 में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। KVIC इस्टेब्लिश इन 1956। KVIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसमें कारपोरेशन नहीं आएगा इसमें सी में आएगा कमीशन। क्या आएगा? कमीशन। KVIC द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। HUDCO, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। TCS इस्टेब्लिश इन 1972। टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस। UNDP की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। UNDP की स्थापना कब हुई थी? 1965 की। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी SME के लिए कौन प्रदान करता है? समीरा। इसकी समीरा मतलब SME की क्रेडिट रेटिंग कौन देता है? समीरा देता है। सब्सिडी कौन प्रोवाइड करता है? NSIC करता है। क्या कौन करता है? NSIC करता है। NSIC करता है। क्या करता है? क्या करता है? NSIC कमीशन देता, सब्सिडी देता है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसका क्या रोल होता है? ये सब्सिडी देता है जो MSME लोन होते हैं उसके लिए। ठीक है,
जो SME लोन होते हैं उनके लिए। NICL इस्टेब्लिश इन 1955 में, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। सम इम्पोर्टेंट स्कीम्स आर नेशनल इक्विटी फंड स्कीम, माइक्रो क्रेडिट स्कीम, सिंगल विंडो स्कीम्स एंड इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम। यूनिडो हैज आइडेंटिफाइड 388 क्लस्टर इन इंडिया। यहाँ पर क्लस्टर्स हो जाएगा, ठीक है। यूनिडो जो है यूनाइटेड नेशंस, यूनिडो की यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 388 क्लस्टर इंडिया में आइडेंटिफाई किए हैं। MSMD जो एक्ट है, MSMED एक्ट 2005 है, इसमें 6 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? MSMED एक्ट 2006 जो 2006 का MSMED एक्ट है, इसमें कितनी चैप्टर है? 6 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन है। सेकंड चैप्टर में सेटिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन की का सेटिंग दी गई है, यानी सेटअप दिया गया है। थर्ड चैप्टर में क्या है? क्लासिफिकेशन बताया गया है MSME में, जैसे क्लासिफिकेशन माइक्रो स्मॉल मीडियम जो भी है उसका क्लासिफिकेशन इसमें किया गया है। फोर्थ चैप्टर में क्या किया गया है कि MSME को किस तरह से डेवलप करें, उसकी रणनीति, यानी उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको किस तरह से बेटर तौर से हम उनको डेवलप कर सकते हैं। चैप्टर 5 इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट द डिले पेमेंट। चैप्टर 5 में अगर कोई पेमेंट MSME के लिए डिले होता है उसके लिए उचित प्रावधान है, उसके लिए क्या है? उचित प्रावधान है। फिफ्थ चैप्टर में। सिक्स चैप्टर में क्या है? पेनाल्टी वगैरह है, मतलब इसमें दी जाएगी। रेट ऑफ रिटर्निंग प्राइजिंग इज आल्सो कॉल्ड टारगेट्स रिटर्न प्राइजिंग। अगर रेट ऑफ रिटर्निंग प्राइजिंग, यानी अगर रेट ऑफ रिटर्न प्राइजिंग की अगर हम बात करें तो इसको हम टारगेट रिटर्न प्राइजिंग भी कहते हैं। रेट ऑफ रिटर्निंग प्राइस, रेट ऑफ रिटर्निंग प्राइस का मतलब इसको हम टारगेट रिटर्न प्राइस भी कहते हैं। ऑडिट इज मैंडेटरी वेयर टर्नओवर इज एक्सीड 40 लाख। अगर टर्नओवर किसी भी MSME यूनिट का 40 लाख से ज़्यादा हो जाता है, या फिर कंट्रीब्यूशन 5 लाख, दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 5 लाख नहीं 25 लाख होगा दोस्तों, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। ऑडिट इज मैंडेटरी वेयर टर्नओवर इज एक्सीड 40 लाख और कंट्रीब्यूशन मोर देन 25 लाख इट एप्लीकेबल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई LLP है जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, या किसी फर्म में किसी एक बंदे का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ज़्यादा है, तब उसका ऑडिट होना जरूरी है। BEP इज रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट। जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो वेरिएबल कॉस्ट से रिलेट करता है। वुमन एंटरप्राइनर्स, जो वुमन एंटरप्राइज है इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। वुमन एंटरप्राइज को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? 5 कैटेगरी में बांटा गया है कि वुमन एंटरप्राइज को। मेक इन इंडिया हैविंग 25 सेक्टर। मेक इन इंडिया ने इसमें 25 सेक्टर को सिलेक्ट किया है। सिक यूनिट हैविंग 3 कैटेगरी। जो सिक यूनिट होती है वो उसकी 3 कैटेगरी होती हैं। मेटल स्टैंड कंपनी बिलोंग टू जर्मनी। जो मेटल स्टैंड कंपनी है वो जर्मनी से बिलोंग करती है। मेटल स्टैंड कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है? जर्मनी से बिलोंग करती है। सेकंड कैटेगरी ऑफ वुमेन एंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश इन सिटीज एंड टाउन्स बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। मतलब जो सेकंड कैटेगरी वुमेन की है उसमें क्या है? उसमें दिया गया है कि एक सिटी में इस्टेब्लिश हो सकती है, टाउन में इस्टेब्लिश हो सकती है, और ए बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। डिस्ट्रेस एसिड सेल अंडर सरफेसी एक्ट कम्स अंडर ARCIL। ठीक है, अगर जो डिस्ट्रेस एसिड का मतलब जो NPA है उसको अगर सरफेसी के तहत अगर सेल करते हैं तो वो उसको कौन देखता है? ARCIL। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर इन LLP। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसमें कम से कम कितने बंदे होने चाहिए? 2 बंदे होने चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं हैगी। इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल अप टू 5 करोड़। अगर जो एमएसएमई का कोई भी लोन है तो उसमें जो अगर इंटरेस्ट सब्सिडी की अगर बात करें तो वो 5 करोड़ तक अवेलेबल हैगी। थर्ड कैटेगरी ऑफ वुमेन इंटरप्राइज कम्स लिटरेट वुमेन। जो कैटेगरी वुमेन इंटरप्राइज की है तो थर्ड कैटेगरी जो भी है तो उसमें इलिटरेट वुमेन उसको रन करती हैं, यानी उसको डायरेक्ट काउंट करती हैं इलिटरेट वुमेन। फेल टू द पेमेंट ऑफ डिमांड नोटिस विद इन 30 days कॉल्ड सिक यूनिट। अगर किसी भी यूनिट को अगर कोई डिमांड नोटिस इशू किया गया है और वो 1 महीने के अंदर उस डिमांड नोटिस की अमाउंट को पेमेंट नहीं करती है तो वो सिक यूनिट कहलाती है। मेडिकल बिजनेस इज नॉट फॉल अंडर द एमएसएमई स्कीम। मेडिकल बिजनेस जो है वो एमएसएमई मतलब एमएसएमई के तहत नहीं आता है। मतलब मेडिकल बिजनेस जो है वो एमएसएमई के तहत नहीं आता है। ग्लोबल लेवल प्लेटफार्म फॉर एमएसएमई। अगर हम ग्लोबल लेवल प्लेटफार्म की बात करें एमएसएमई में ग्लोबल लेवल पे तो वो क्या है, ISTSL। क्या है, ISTSL। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर अगर हम प्लेटफार्म की बात करें एमएसएमई के लिए तो वो क्या है, ISTSL। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कम्स अंडर NSIC स्कीम। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस जो है मतलब जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस जो है वो किस में आता है, NSIC स्कीम। मतलब NSIC इसको देखता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन EDI 50% और 100 लाख विच एवर इज लेस प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट EDI इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड करती है। यानी EDI इंफ्रास्ट्रक्चर में वो 50% प्रोवाइड करेगी या 100 लाख, दोनों में से जो अमाउंट कम होगी। जैसे मान लीजिए किसी का प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है, अगर किसी का करोड़ कितना मतलब 100 करोड़ का है तो वो क्या करेगा, 1 करोड़ ही सब्सिडी प्रोवाइड कराएगा। मतलब असिस्टेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा सेंट्रल गवर्नमेंट वो कितनी प्रोवाइड कराएगा, 1 करोड़ रुपये ही कराएगा। अगर मान लीजिए जैसे किसी की मतलब 100 करोड़ है, मतलब 100 लाख है तो 100 लाख है तो 100 लाख में 100 लाख करा देगी, दोनों बराबर है। अगर कोई 80 है, अगर 80 लाख है तो 80 लाख है तो 80 लाख का मतलब अगर 50% 80 लाख बना है तो 80 लाख प्रोवाइड कराएगा तो 100 लाख प्रोवाइड नहीं कराएगा। जैसे मान लीजिए किसी MSME यूनिट में जो EDI यूनिट है तो उसमें मान लीजिए मतलब 2 करोड़ पैसा लगा है, 2 करोड़ लगा है तो 2 करोड़ का 50% कितना हुआ, 1 करोड़, यानी 100 लाख हुआ तो 100 लाख लिया जाएगा। अगर मान लीजिए वो 180 करोड़ है, 180 लाख है, 180 लाख है तो उसका 50% कितना हुआ, 90 लाख हुआ तो 90 लाख को कंसिडर किया जाएगा, ना कि 100 लाख को। अब जो MSME की है जो डिफिनेशन है अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से है। जैसे अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि अगर एम्प्लाई 500 से कम है तब वो MSME यूनिट कहलाएगी। अगर एम्प्लाई 500 से कम है तो क्या कहलाएगी, MSME यूनिट कहलाएगी। लॉसेस इन 2 years, अगर 2 साल से किसी भी फर्म को लॉस हो रहा है या फिर 1 साल में कैश लॉस हुआ है तब वो हैंड होल्डिंग स्टेज कहलाती है उस यूनिट की हैंड होल्डिंग स्टेज कब कहलाती है, जब 2 साल से उसका लॉस हुआ हो या फिर 1 साल का कैश लॉस हुआ हो तो क्या कहलाएगा, हैंड होल्डिंग स्टेज कहलाएगा। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।